फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेल एंड बैटरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका है कि सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कौन सा सेल आपको बनाया गया। तो आपको जवाब देना है कि वोल्टाइक सेल, जो कि एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। किसने? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, जिसका नाम रखा था वोल्टाइक सेल। ठीक है, तो याद रखिए आप, सर्वप्रथम सबसे पहले जो सेल बनाया गया वह कौन सा था? वोल्टाइक सेल था, जिसको आप रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाया गया और इसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा कर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो आपका सबसे पहले जो सेल बनाया गया था वो कौन सा था? वोल्टाइक सेल था। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा गया है कि वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वोल्टाइक सेल सबसे पहले बनाया गया। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पहले वोल्टाइक सेल बनाया गया। पहले कौन सा सेल बनाया गया? वोल्टाइक सेल बनाया गया। ठीक है, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले वोल्टाइक सेल बनाया गया। उसके बाद ये आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि ये जो वोल्टाइक सेल है इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल कितना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो विद्युत वाहक बल होता है 1.08 होता है, 1.08 वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्ट होता है। उसके बाद आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि जो वोल्टाइक सेल है इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इसका किसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि जो वोल्टाइक सेल है उसमें विद्युत वाहक बल कितना है, उसमें हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, एनोड और कैथोड के लिए क्या यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ही बार पूछा जाएगा। उसका वोल्टेज कितना होता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिए, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का हम इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कभी पूछा जाए कि देखिए, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता चल गया क्या इस्तेमाल करते हैं, H2SO4 हम यूज करते हैं। सबसे पहले वोल्टाइक सेल बनाया गया, इसका ईएमएफ कितना होता है? 1.08 वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एनोड या कैथोड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। एनोड एंड कैथोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि जस्ता की छड़ एवं तांबे की छड़। किसकी? जस्ता की छड़ एंड तांबे की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तांबे की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट, ये याद रखिएगा आप, आपसे हमेशा पूछा जाएगा। ये वोल्टाइक सेल से मैक्सिमम आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, H2SO4 होगा। सबसे पहले कौन सा बना? वोल्टाइक सेल बना। ईएमएफ कितना होता है? 1.08 वोल्ट होता है। एनोड एंड कैथोड, मतलब एनोड के लिए जस्ता की छड़, कैथोड के लिए तांबे की छड़ का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैनियल सेल। देखिए, डैनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट आपसे पूछ लिया, तो देखिए डैनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल जो होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करते हैं डैनियल सेल में। तो आपको याद रखना है और आपको जानना है CuSO4 क्या होता है? कॉपर सल्फेट। डैनियल सेल
जब भी आपसे पूछेगा पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो डैनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट का हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है। और कैथोड के रूप में अगर आपसे कभी पूछा जाए कैथोड के रूप में, तो आप ऐसे नॉर्मल जानते रहिए कि इसमें कैथोड के रूप में हम एक तांबे का जो बेलनाकार होता है, ठीक है, तांबे का बेलनाकार पात्र प्रयुक्त किया जाता है। बर्तन में ऊपर की ओर तांबे का छिद्रयुक्त छज्जा बना देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को हम रखते हैं, जो कि वही क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसके बाद डैनियल सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि डैनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो आप समझिए 1.1 वोल्ट 1 वोल्ट होता है। ठीक है, कितना हो सकता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, 1.1 वोल्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपसे ये चीज़ देखिए कितना ईएमएफ होता है, 1.1 वोल्ट। तो कभी आपसे अगर पूछे कि वोल्टाइक सेल और डैनियल सेल में किसका विद्युत वाहक बल ईएमएफ ज़्यादा होता है, तो आप हमेशा याद रखिए कि जो डैनियल सेल होता है उसका वोल्टेज 1.1 वोल्ट है और इसका 1.08 वोल्ट है, तो इसका ज़्यादा है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से वो करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डैनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। आंतरिक प्रतिरोध आपसे पूछेगा कि डैनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तो 2.6 ओम होता है। बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि 2.6 ओम होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोलाइट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है। देखिए शुष्क सेल बहुत याद रखिए, देखिए कि सबसे पहले शुष्क सेल जो है यह किसका संशोधित रूप है। तो शुष्क सेल जो होता है वह लैक्लांसी सेल का क्या है, संशोधित रूप है। ठीक है, किस सेल का, शुष्क सेल, लैक्लांसी सेल का मतलब क्या है आपका, ये मतलब संशोधित रूप है। अब देखिए क्या है कि इसमें भी कुछ चीज़ें आपसे पूछा जाएगा कि इसका ईएमएफ कितना होता है, इसका ईएमएफ यानी शुष्क सेल का ईएमएफ। अगर शुष्क सेल यानी हम शुष्क सेल की बात करें जैसे ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल ये भी जानते हैं कि शुष्क सेल का जो ईएमएफ होता है वह होता है 1.4 टू 1.5 वोल्ट, यानी 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होता है। और देखिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं, शुष्क सेल का यूज, ठीक है, उपयोग हम कहाँ की करते हैं शुष्क सेल का, तो शुष्क सेल का उपयोग हम करते हैं टॉर्च में, टॉर्च, वॉल वॉच यानी जो आपका वो देखे होंगे जो घड़ी वड़ी में आपका सेल लगता है, टॉर्च में जो सेल लगता है वो सारे शुष्क सेल होते हैं, जिसको क्या है कि ठीक है, दीवार घड़ी हो गया, इन सब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे और क्या पूछेगा, अगर शुष्क सेल से और कुछ पूछा जा सकता है तो और क्या पूछा जा सकता है आपका शुष्क सेल से। शुष्क सेल से देखिए आपका ये तो ये पूछ लिया यूज कहाँ पे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या होता है या फिर किसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी, यानी सारी तीनों चीज़ों को मिला के हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो शुष्क सेल में इसका विध्रुवक कौन है। ठीक है, विध्रुवक, ठीक है, आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूछा जाएगा कि इसका विध्रुवक कौन है, तो आपको बताना है मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लैक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग क्यों होता है। अब देखिए लैक्लांसे सेल आ गया। लैक्लांसे सेल सबसे पहले आपसे पूछेगा तो लैक्लांसे सेल का संशोधित रूप आपसे पूछे तो आपको बोलना है शुष्क सेल है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है जैसे शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है, ऐसा पूछा गया। या फिर आपसे पूछा कि लैक्लांसे सेल का संशोधित रूप क्या होगा, तो आपको शुष्क सेल बताना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखिए लैक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपका क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl। ठीक है, तो याद रखिए ये इसके लिए हो गया। लैक्लांसे सेल हो गया ना। इलेक्ट्रोलाइट आपसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड आपको कभी कभी ऐसे सिर्फ फार्मूला लिख के दे देगा NH4Cl। ठीक है, तो आप जानते रहिए कि क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें आपसे पूछेगा कि कौन सा एनोड के रूप में काम करती है या कौन सा कैथोड के रूप में काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछेगा इसमें कि कैथोड के रूप में कौन सा काम करती है, तो कैथोड के रूप में आपको याद रखना है कि कैथोड के रूप में कार्बन की छड़। ठीक है, एनोड अगर आपसे पूछेगा, एनोड, कैथोड आप बता दोगे, एनोड आपसे पूछ लिया। ठीक है, कि एनोड के रूप में हम किस का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए तो जो इलेक्ट्रोलाइट यानी NH4Cl है आपका इलेक्ट्रोलाइट जस्ते की छड़ एनोड का काम करती है। उसमें डुबोई गई ये क्या होती है? जस्ता की छड़ क्या होगी? इस इलेक्ट्रोलाइट में डुबा देंगे, वह किसका काम करेगी? एनोड का काम करेगी। ठीक है, उसके बाद आपसे इसी सेल के लिए देखिए लैक्लांसे सेल के बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि देखिए लैक्लांसे सेल में। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा इसका विध्रुवक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में आपसे पूछा जाएगा कि इसका विध्रुवक कौन है, तो ये भी आप याद रखिए। तो इसमें विध्रुवक के रूप में हम मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ठीक है अभी हमने बताया, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसका EMF पूछा जाएगा, EMF कि जो लैक्लांसे सेल है इसका EMF कितना होता है, तो आपको बोलना है 1.46 वोल्ट। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध इसका होता है 1.5 ओम होता है। ठीक है, याद रखिए। तो आपको हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। और जैसे डैनियल सेल 2.6 ओम होता है, इसका 1.5 ओम होता है। ठीक है, ओके, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध जो आपसे पूछा जाए कभी तो 1.5 ओम होता है। ठीक है, ये जो आपका है ये सारे लैक्लांसे सेल के पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है निम्न में से बटन सेल किसे कहते हैं। ठीक है, निम्न में से बटन सेल किसे कहते हैं, तो बटन सेल जो कहते हैं वो कहते हैं मरकरी को, यानी मरकरी सेल को एज ए बटन सेल हम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बटन सेल बोलते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी पूछा जाएगा, अब देखिए मरकरी सेल को बटन सेल बोलते हैं, मरकरी सेल के बारे में आप जानो। ठीक है, मरकरी सेल, अब देखिए मरकरी सेल के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले जो होगा पूछा जाएगा कि मरकरी सेल बना कैसे होता है, किस मटेरियल का बना होता है, तो आपको बोलना है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। पहला पॉइंट। ठीक है, मरकरी सेल इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है उसके डाउन साइड यानी नीचे मर्क्यूरिक ऑक्साइड
चूड़ की एक परत होती है। क्या होती है? नीचे जो बना होता है, जो बर्तन होता है, उसके नीचे हम क्या रखते हैं? बर्तन के नीचे, ठीक है, बर्तन के नीचे क्या होगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, या फिर आप बोल सकते हो HgO। कभी आपसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड का ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है। ये जी जो होगा स्मॉल होगा, HgO, ठीक है, HgO ये आपका होगा, ठीक है। और जो विध्रुवक पर कैथोड की भांति कार्य करता है, और यही कैसे कार्य करता है? कैथोड का, ठीक है, यही कैसे कार्य करता है? कैथोड का कार्य करता है। तो कभी भी आपसे मरकरी सेल में कैथोड के लिए कैसा काम कौन करता है? तो HgO होगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा कि मरकरी सेल है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा होगा वह होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पेस्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पेस्ट को जिंक ऑक्साइड के साथ प्लस ZnO, ठीक है, पोटेशियम, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट हिंदी में हम इसको लुगदी बोलते हैं, ठीक है, लुगदी को जिंक ऑक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, के साथ इसका इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें एनोड का काम कौन करती है? सेल कौन सा? मरकरी सेल में एनोड का काम कौन करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनोड को जो हमें इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एक जस्ता चूड़, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जिंक का चूड़ यानी जस्ता चूड़ एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है, क्लियर हो गया। अब इससे अगर आपका EMF पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे इसका EMF पूछा कि EMF कितना होता है, तो EMF आपको बताना है 1.53 वोल्ट से 1.4 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और इसी को यानी कि मरकरी सेल को बटन सेल भी कहते हैं, मरकरी सेल को बटन सेल कहते हैं, ठीक है। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं? ठीक है, हैंड वॉच यानी हाथ घड़ी देखे होंगे। अब हाथ घड़ी में जो सेल यूज होता है वो कौन सा सेल होता है? मरकरी सेल होता है। पॉकेट कैलकुलेटर में होता है। ये आपसे कभी भी पूछेगा कि हाथ घड़ी या फिर पॉकेट कैलकुलेटर में कौन सा सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्लियर एकदम बोलना है कि मरकरी सेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, उसके बाद अब आपका आएगा
कि सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ कितना होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ कितना होता है, तो देखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल का जो ईएमएफ होता है वह आपका होता है 1.5 वोल्ट होता है। 1.5 वोल्ट होता है, एकदम याद रखिएगा इसको। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। उसके बाद अगर आपसे और भी कुछ पूछा जाता है कि जो सिल्वर ऑक्साइड सेल है, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड सेल, या फिर आपसे ये पूछे उसमें और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो कि अगर आपसे पूछे कि सिल्वर ऑक्साइड सेल तो मरकरी की तुलना में महंगा होता है, ठीक है। तो देखिए, तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि जो आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल है यह सेल मरकरी से महंगा होता है, मरकरी से क्या होगा, महंगा होगा। ये बहुत है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद ईएमएफ आपको पता चल गया। उसके बाद इसका उपयोग जो है डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। डिजिटल इक्विपमेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल उपकरणों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिजिटल उपकरणों में। क्लियर हो गया। चलिए, ये जितने भी सेल आप पढ़े हैं, ये सारे के सारे सेल क्या हैं, प्राथमिक सेल हैं। प्राथमिक सेल, सारे के सारे सेल कौन से थे, प्राथमिक सेल थे। अब देखिए प्राथमिक सेल आप जानते रहिए कि प्राथमिक सेल अगर आपसे पूछेगा, अब चलिए मैं क्वेश्चन ही देखता हूँ क्या है कि प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। प्राथमिक सेल की अपेक्षा मतलब कि द्वितीयक जो आपका सेल है उसका क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अधिक। प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि प्राथमिक सेल की तुलना में द्वितीयक सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वह क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक सेल की अपेक्षा अगर आपसे कभी भी पूछेगा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है। अब देखिए द्वितीयक सेल के बारे में थोड़ा सा और जानिए क्या है। द्वितीयक सेल जो है इसको हम क्या करते हैं, पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है तथा यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए इसको हम आवेश देंगे, इसको हम आवेशित करेंगे, उसके बाद ही इससे हम विद्युत वाहक बल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्राथमिक सेल को ये रिचार्जेबल नहीं होता, इसको पुनः चार्ज नहीं कर सकते, इसको पुनः चार्ज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल जो है आपका, द्वितीयक सेल इसको पुनः चार्ज किया जा सकता है, इसको पुनः चार्ज किया जा सकता है, इसको पुनः चार्ज किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद करके रहें, ठीक है। इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है, ये आपको पता है। ईएमएफ ज़्यादा होता है, ईएमएफ ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका है तीसरा क्या है कि यह उत्क्रमणीय कैसा होगा, यानी उत्क्रमणीय होगा। उत्क्रमणीय का मतलब कि दोनों साइड से हम इसको चार्ज कर सकते हैं, उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आप, एक चीज़ और है कि इसको हम क्या बोलते हैं, संचित सेल भी बोलते हैं, संचित सेल भी कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं कि क्या क्या, प्राथमिक सेल को इसको पुनः चार्ज नहीं कर सकते, इसको संचित नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल इसको पुनः चार्ज किया जा सकता है, ईएमएफ ज़्यादा होता है, उत्क्रमणीय होता है, संचित सेल भी कहते हैं, इसको क्या है, संचित सेल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका है, चलिए उसके बाद अगला क्या है कि किसी ने निम्न में से कौन सा क्षारीय सेल है,
तो निम्न में से कौन सा आपका क्षारीय सेल है? तो क्षारीय सेल के लिए जो हमारा होता है वह निकिल कैडमियम सेल होता है। ठीक है, निकिल कैडमियम अभी आएगा आगे, हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। देखिए कभी भी हम चाहते हैं कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो वह क्या हो, कम से कम हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मिले। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मिले तो कैडमियम धातु के प्रयोग से क्या होगा, यह घटता है। कैडमियम धातु के प्रयोग से क्या होगा, यह घटता है। उसके बाद आपका क्या है, चार्जिंग क्या है। देखिए चार्जिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज़ पुनः डिस्चार्ज हो गया उसको चार्ज करना। ठीक है, किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना क्या होता है, वह चार्ज होना है। ठीक है, किसी सेल को यानी चार्जिंग, अगर सेल में हम बात करेंगे कोई चीज़ डिस्चार्ज हो गई उसको पुनः चार्ज करने के लिए डीसी से जोड़ने को ही हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है। बहुत ही बढ़िया है, तो बैटरी के लिए केवल हम डीसी का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बैटरी के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए हम लोग सिर्फ किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, डीसी का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, देखिए पॉकेट कैलकुलेटर में किस प्रकार के सेल की ज़रूरत होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी पहले ही हमने इसको देख रखा है। कौन से सेल की ज़रूरत होती है, मरकरी सेल की। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पॉकेट कैलकुलेटर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो मरकरी सेल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए उसके बाद है लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, तो वह बना होता है हार्ड रबर या फिर हार्ड ग्लास। ठीक है, हार्ड ग्लास या हार्ड रबर, इन सब का बना होगा आपका। ठीक है, तो अभी हम इसके लेड एसिड बैटरी और एडिसन बैटरी, ये सब एडिसन सेल, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। लेकिन अभी आप बस इतना ही करो कि लेड एसिड बैटरी का जो कंटेनर है वह किस पदार्थ का बना होगा, तो हार्ड रबर का बना होगा या फिर हार्ड ग्लास। ठीक है, इसका बना होगा। उसके बाद आपका क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो इकाई होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको क्लियर रहे कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, चलिए सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से कम होती है कि ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल जो होता है मरकरी सेल से महंगा होता है। ठीक है, तो किसकी दक्षता ज़्यादा होनी चाहिए, तो सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता जो होगी वह क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता जो होगी वह क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए मरकरी सेल में विद्रोहक का कार्य करता है, ये भी हमने आपको बता दिया कि मरकरी सेल में विद्रोहक का कार्य कौन करता है। तो मरकरी सेल में विद्रोहक का कार्य मर्क्यूरिक ऑक्साइड करता है, जो कि मैंने अभी पहले ही बताया है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, लैग्रांज सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि लैग्रांज सेल में ऋण ध्रुव। अब देखिए ऋण ध्रुव का क्या मतलब है, ऋण ध्रुव का मतलब है ऋण ध्रुव का मतलब है एनोड। अब एनोड का कार्य कौन करता है, तो एनोड का कार्य आपको बताया मैंने अभी लैग्रांज सेल में कि एनोड का कार्य कौन करता है, जस्ते की छड़। ठीक है, धन ध्रुव आपका पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव जो पोल है या फिर ध्रुव आप बोल सकते हो, पॉजिटिव ध्रुव, जिसको आप क्या बोलते हो, कैथोड, जिसको आप क्या बोलोगे, कैथोड। और कैथोड के लिए आपका क्या काम करता है, कार्बन की छड़। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्राइमरी बैटरी में क्या दिया है, रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे से समझने के लिए है कि प्राइमरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, नहीं ये नहीं होती। रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय नहीं होती, ये सही, अनुत्क्रमणीय मतलब उत्क्रमणीय नहीं होती, ये करेक्ट है। कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है।
रासायनिक क्रिया होती है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अब आपको ये देखिए समझना है कि प्राइमरी बैटरी में रासायनिक क्रिया होती है, ये तो सभी बैटरी में होती है, ठीक है। रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती। देखिए समझना है आपको कि ये नहीं देना है आपको, आंसर आपका ए होगा बस, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा, सिर्फ ये होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बैटरी होगा उसमें रासायनिक क्रिया होगी ही होगी, लेकिन प्राइमरी बैटरी में क्या नहीं होगा, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होगी। तो ऑप्शन जो होगा आपका बी वाला वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेकेंडरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। तो रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। रासायनिक क्रिया क्या है, उत्क्रमणीय होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो 22 का क्या होगा, ए होगा। चलिए, सेकेंडरी सेल का उदाहरण है, देखिए बहुत ही ध्यान से समझिए। ये जो है ये प्राइमरी सेल है, ठीक है, प्राइमरी यानी प्राथमिक बैटरी, प्राइमरी सेल ये, और ये क्या है, प्राइमरी सेल है। लेकिन ये क्या है, ये सेकेंडरी सेल है। ये कौन सा है, सेकेंडरी सेल ये है। लेड एसिड सेल जो होता है ये कौन सा होता है, सेकेंडरी सेल। और लैक्लांसे सेल, शुष्क सेल, डैनियल सेल, मरकरी सेल, जितने भी हैं सारे के सारे कौन से होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न में से कौन कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं। लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व कौन कौन से हैं, निकिल हाइड्रेट और लो हाइड्राइड, बताइए। बस ये ऑप्शन आप देखिए कौन कौन से आपके, मैग्नीटा, स्पंजा, सीसा, कौन सा है, ठीक है। तो बताइए। तो इसमें जो है देखिए लेड एसिड सेल है, तो सबसे पहले लेड तो होगा ही होगा। और किसी भी ऑप्शन में देखिए इन तीनों ऑप्शन में किसी में लेड नहीं है, सिर्फ इसी वाले ऑप्शन में आप यहीं से करेक्ट कर सकते हो कि सिर्फ इसी में लेड दिया हुआ है, लेड पर ऑक्साइड और स्पंजी सीसा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कि लेड एसिड बैटरी में कौन सा हम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो लेड एसिड बैटरी में हम जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है हमारा, वह हमारा होता है H2SO4। अब देखिए निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है, बैटरी की क्षमता, देखिए ध्यान से, एक आपकी बैटरी की क्षमता है और एक आपकी बैटरी की दक्षता है, ठीक है। क्षमता और दक्षता दोनों आपको याद रखना है। बैटरी की क्षमता और बैटरी की दक्षता कौन आपको शो करता है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, आपसे दक्षता पूछ रहा है कि बैटरी की क्षमता पूछ रहा है, तो आपसे जो बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है वो एम्पियर आवर होता है। क्या होता है, एम्पियर आवर, एम्पियर घंटा, ये जो होगा बैटरी की क्षमता को व्यक्त करेगा, ठीक है। तो उसमें आपको दो चीज़ें पूछी जाएंगी कि बैटरी की वाट घंटा दक्षता और बैटरी की एम्पियर आवर दक्षता, ठीक है। बैटरी की देखिए ये आपसे पूछा जाएगा, बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता, एम्पियर आवर घंटा दक्षता आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका होता है एटा एम्पियर आवर, ये आपका होता है डिस्चार्जिंग माइनस एम्पियर आवर अपान चार्जिंग माइनस एम्पियर आवर गुणे 100, ठीक है, गुणे 100। ये क्या है, आपकी एम्पियर आवर दक्षता है, ठीक है। उसके बाद आपसे वाट आवर दक्षता पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, वाट आवर। तो ये जो दक्षता होती है हमारी, कभी भी आपसे पूछे कि लेड एसिड बैटरी का एम्पियर आवर दक्षता कितनी या एम्पियर घंटा दक्षता कितनी होती है, तो 90 से 95% होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, बैटरी की वाट आवर दक्षता, बैटरी है, बैटरी की वाट घंटा दक्षता, ये आपसे पूछा जाएगा। ये क्या होता है, डिस्चार्जिंग
वाट आवर डिस्चार्जिंग वाट आवर अपॉन चार्जिंग वाट आवर अपॉन चार्जिंग वाट आवर। ठीक है, गुणे क्या करेंगे 100 गुणे 100। और ये जो होगा, ठीक है, बैटरी की, देखिए लेड एसिड बैटरी की आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसकी एम्पियर आवर दक्षता कितनी होती है, इतना। और अगर यही पूछा जाएगा कि वाट आवर दक्षता कितनी होती है तो 80 से 85% होती है, 80 से 85%। तो वाट आवर यानी एम्पियर आवर दक्षता हमेशा वाट आवर दक्षता से क्या होती है, अधिक होती है, ये भी याद रखिए। और बैटरी की जो क्षमता है वह डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। बैटरी की क्षमता का वाट आवर डिस्चार्ज यानी कि डिस्चार्ज पर निर्भर करती है, डिस्चार्ज पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी, अभी बैटरी आपकी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत ही और भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट MCQ लेके आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, धन्यवाद।